और यहाँ वो अच्छा वक्त बिताना चाहता है। उसका मन है कि वो छोटे छोटे आइलैंड्स पर जाए। दरअसल इस देश में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इसीलिए केविन अगली सुबह अपनी पत्नी और बेटे के साथ बीच के पास जाता है, जहाँ पर वो एक बोट को हायर करना चाहता है, पर यहाँ पर अब कोई बोट नहीं होती। केविन जब उससे इंसिस्ट करता है तो अब वो आदमी जो यहाँ पर बोट किराए पर देता है वो उसे बताता है कि यहाँ से कुछ दूर एक आदमी है जो बोट किराए पर देता है, वो उसकी अपनी प्राइवेट बोट है। केविन उस आदमी तक पहुँच जाता है और उसे पैसे देकर उसकी बोट को किराए पर ले लेता है। हालांकि केविन उसे अपनी आईडी देने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास है। अब केविन अपनी पत्नी और बेटे के साथ समंदर की सैर पर निकल पड़ता है। बहुत आगे जाने के बाद उसकी पत्नी कहती है कि शायद हमें अब लौट जाना चाहिए, हम जमीन से बहुत दूर आ चुके हैं। केविन उसकी बात मान जाता है, पर तभी उसे कुछ दूरी पर एक आइलैंड दिखता है। केविन कहता है कि हमें उस आइलैंड पर जाना चाहिए और वो बोट उस आइलैंड की तरफ लेकर बढ़ चलता है। जल्द ही वो उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। केविन अपनी बोट बंद करके आइलैंड पर जाता है, जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। और अब केविन तय करता है कि इन्हें लौट जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं होता। केविन अपने परिवार के साथ बोट पर बैठ जाता है। वो बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होती। शुरू में केविन को लगता है कि जल्द ही वो बोट स्टार्ट कर लेगा, पर बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वो बोट को स्टार्ट नहीं कर पाता। वो फ्यूल चेक करता है तो फ्यूल पूरी तरह से फुल होता है। वो इंजन को भी देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। धीरे धीरे रात हो जाती है, जिसके बाद केविन की टेंशन और भी बढ़ जाती है क्योंकि वो अपने परिवार के साथ ऐसी जगह पर ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकता। रात उसे अपने परिवार के साथ उसी छोटे से आइलैंड पर बितानी पड़ती है। अगली सुबह जब उसकी पत्नी उठती है तो वो देखती है कि केविन अब भी बोट को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे बोट स्टार्ट नहीं होती। दरअसल इन्होंने अपने मोबाइल को कैरी नहीं किया था और जिस आदमी से इन्होंने बोट ली है उसने इनके आईडी को भी नहीं लिया था, यानी कि उस आदमी को इनके नाम और एड्रेस के बारे में कुछ नहीं पता। तभी केविन को समंदर में एक बोट नजर आती है। केविन जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वो लोग इनसे बहुत दूर होते हैं, इसीलिए उसके इशारे को नहीं देख पाते। जल्दी वो बोट यहाँ से चली जाती है और अब केविन को लगता है कि एक रूट है जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। जल्दी यहाँ पर दूसरी बोट आएगी और इन्हें यहाँ से बचा कर ले जाएगी। पर पूरा दिन बीतने के बाद भी यहाँ पर कोई दूसरी बोट नहीं आती और इनके पास पीने और खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। और इसी तरह से यहाँ पर इन्हें 3 दिन बीत जाते हैं। केविन की बेटी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। केविन की पत्नी को भी लगता है कि अब यहाँ पर इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, ये सब यहीं पर मारे जाएंगे। पर केविन कहता है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे और अब अपने परिवार को बचाने के लिए बोट के इंजन को स्टार्ट किए बिना ही वो अपने पूरे परिवार के साथ बोट पर बैठ जाता है और चप्पू चलाना शुरू करता है। लेकिन उसकी हालत भी अब खराब हो चुकी होती है। कुछ देर बाद खुद वो अपने परिवार के साथ बेहोश होकर बोट पर ही लेट जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि इनकी बोट एक दूसरे आइलैंड पर पहुंच चुकी है। वो अपनी पत्नी और बेटे को चेक करता है, जिनकी नब्ज अब भी चल रही होती है, यानी कि अब भी वो जिंदा है। तभी केविन बाहर देखता है, जहाँ पर उसे कुछ ही दूरी पर एक दूसरी बोट दिखती है। वो जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें आवाज लगाता है, पर अगले पल वो बेहोश हो जाता है। पर इस बार उन लोगों ने इन्हें देख लिया था। दरअसल इसमें 2 फिशरमैन होते हैं और अब एक फिशरमैन केविन को पानी पीने के लिए देता है। केविन उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह से वो अपने परिवार के साथ यहाँ आइलैंड में फंस गया है। केविन उसे ये भी बताता है कि वो एक डॉक्टर है और जब फिशरमैन ये सुनता है कि केविन एक डॉक्टर है तो उसके मन में लालच आ जाता है। वो केविन से कहता है कि इस मदद के बदले मुझे क्या मिलेगा। केविन कहता है कि मैं तुम्हें $100 दूंगा, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिससे केविन समझ जाता है कि इसे और पैसे चाहिए। केविन कहता है कि मेरे पास पूरी जिंदगी की जो सेविंग्स हैं वो $40,000 हैं, मैं वो सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। पर फिशरमैन कहता है कि नहीं, मुझे $40,000 नहीं बल्कि $10 लाख चाहिए। केविन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, पर वो फिशरमैन कहता है कि तुम अपने फ्रेंड से मांग सकते हो। केविन उसकी बात मान जाता है और तभी वो फिशरमैन बोट चलाने वाले पतवार से केविन के सर पर वार करता है, जिससे केविन बेहोश हो जाता है। जब केविन को होश आता है तो उसके हाथ बंधे हुए होते हैं, उसका परिवार उसके पास नहीं होता। और अब वो फिशरमैन कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार को अपने साथ नहीं लाया क्योंकि तुम शहर जाकर पुलिस को बता सकते हो। जब तक मुझे मेरे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक मैं तुम्हें उस आइलैंड के बारे में नहीं बताऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तुम कभी उस आइलैंड को नहीं ढूंढ पाओगे जहाँ पर तुम्हारा परिवार है। और अब केविन को उसकी बात माननी पड़ती है। वो एक टेलीफोन बूथ से अपने सभी रिश्तेदारों को और दोस्तों को कॉल करता है और कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। केविन के अकाउंट में लगभग $10 लाख आ जाते हैं। वो फिशरमैन इतने पैसों के बदले उसे आइलैंड का पता बताने के लिए मान जाता है, लेकिन सबसे पहले वो पूरे के पूरे पैसे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहता है, जो उसका नहीं होता। केविन सारे पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद वो फिशरमैन केविन को एक दूसरी बोट में जाने के लिए कहता है। और जब वो उस केविन के अंदर जाता है जहाँ पर स्टीयरिंग है तो फिशरमैन बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है और केविन को कहता है कि तुम मेरी बोट के पीछे आओ, जब तुम उस आइलैंड पर पहुंच जाओगे तो मैं दरवाजा खोल दूंगा। और अब केविन ऐसा ही करता है। फिशरमैन की बोट आगे होती है और केविन जिस बोट पर होता है वो उसका पीछा कर रहा होता है। और जब ये शहर से बहुत दूर आ जाते हैं, बीच समंदर में फिशरमैन केविन को अपनी बोट उसकी बोट के पास लाने के लिए कहता है। केविन को लगता है कि वो दरवाजा खोलेगा, लेकिन वो फिशरमैन एक नुकीले हथियार से उसकी बोट में छेद करना शुरू कर देता है ताकि वो बोट के साथ ही यहीं पर डूबकर मारा जाए। हालांकि फिशरमैन का दूसरा साथी जिसका नाम जॉर्ज होता है वो उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन वो फिशरमैन जॉर्ज को कहता है कि तुम अंदर जाओ। और अब वो केविन की बोट में छेद कर देता है, जिससे उसकी बोट डूब जाती है। लेकिन बोट के ऊपर एक छोटा सा स्पेस होता है जहाँ पर केविन कुछ देर तक सांस लेता रहता है। फिशरमैन को लगता है कि वो डूबकर मारा गया, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन केविन अब भी जिंदा होता है। वो बोट के ग्लास को तोड़कर अपने केविन से बाहर निकलकर ऊपर आ जाता है। वो यहाँ पर फंस चुका है, लेकिन तभी यहाँ पर एक टूरिस्ट की बोट आ जाती है जो केविन को बचाकर शहर ले जाते हैं। यहाँ वो एक पुलिस कांस्टेबल को और एक कोस्ट गार्ड्स को सब कुछ बताता है कि उसके और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। लेकिन इस वक्त रात होती है। कोस्ट गार्ड उसे कहते हैं कि 3 घंटे बाद हम सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे, पर यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। केविन कहता है कि मेरे परिवार के पास इतना वक्त नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमें फिशरमैन और उसके साथी जॉर्जी को ढूंढना चाहिए जिन्हें उस आइलैंड के बारे में पता है। लेकिन कांस्टेबल केविन से कहता है कि हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा
होगा। दरअसल कांस्टेबल को लगता है कि केविन ने ही अपने परिवार को इंश्योरेंस के पैसों के लिए मार दिया है और फिशरमैन वाली झूठी कहानी बना रहा है। लेकिन केविन किसी भी कीमत पर अपने परिवार को ढूंढना चाहता है, इसीलिए वो कैफे जाता है और वो उस जगह का पूरा 3D मैप देखता है ताकि उस आइलैंड को पहचान ले जहाँ पर उसका परिवार फंसा हुआ है। लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती। अब केविन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कोस्ट कांस्टेबल के पास जाता है और कहता है कि वो फिशरमैन जिसने मेरे परिवार को वहाँ पर छोड़ दिया, जिसने मेरे ऊपर हमला किया, वो जरूर फिश मार्केट में अपनी फिश बेचने के लिए आएगा, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन कांस्टेबल साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि सबसे पहले हम तुम्हारे परिवार को ढूंढेंगे। केविन समझ जाता है कि उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए वो अकेला ही फिश मार्केट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे फिशरमैन और जॉर्ज नहीं मिलते। हताश होकर वो होटल के लिए टैक्सी पकड़ता है और जब वो टैक्सी में बैठता है तो वो देखता है कि टैक्सी का जो ड्राइवर है उसके हाथ पर चोट का एक निशान है और ठीक इसी तरह के कुछ चोट के निशान उस फिशरमैन के हाथ पर भी थे जो अभी अभी लगे थे। इसलिए वो ड्राइवर से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी। वो बताता है ये एक खास मछली जब अटैक करती है तो इस तरह के घाव हो जाते हैं। वो पूछता है कि तुमने अपना इलाज कहाँ पर करवाया। ड्राइवर कहता है कि शहर में एक ही हॉस्पिटल है और अब केविन उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो डॉक्टर से अपने घाव पर पट्टी करवाता है और उसे अपनी पूरी कहानी बताता है कि किस तरह से फिशरमैन ने उसके परिवार को एक आइलैंड पर छोड़ दिया है जो अब जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। डॉक्टर को उस पर दया आ जाती है, इसलिए हाल फिलहाल में यहाँ पर जितने भी लोगों ने अपना इलाज करवाया होता है वो पूरा डाटा उसे दिखा देती है। लेकिन यहाँ पर किसी पेशेंट की फोटो नहीं होती और अब केविन उस फिशरमैन की एज, हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से एक नाम चुन लेता है। उसे लगता है कि ये वही फिशरमैन हो सकता है। वो उस एड्रेस पर जाता है और जब वो घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक लेडी होती है। तभी वो दीवार पर देखता है जहाँ पर उसे फिशरमैन की फोटो होती है जो फोटो में अपनी बोट के ऊपर खड़ा होता है। केविन उसकी फोटो खींच लेता है क्योंकि फोटो में उसकी बोट का नंबर भी होता है और तभी वहाँ पर फिशरमैन आ जाता है जो केविन को पहचानने से इनकार कर देता है। केविन उसके ऊपर हमला कर देता है और ठीक उसी वक्त उस फिशरमैन की वाइफ अंदर से एक एरोगन ले आती है। लेकिन तभी केविन फिशरमैन की बेटी को उठा लेता है और अब फिशरमैन की वाइफ उस एरोगन को चला देती है जो एरो फिशरमैन की बेटी को ही लग जाता है और अब वो फिशरमैन पूरी तरह से अपना आपा खो बैठता है। वो केविन के ऊपर हमला करता है लेकिन केविन अपनी जान बचाने के लिए उसे मार देता है। पर इससे पहले कि केविन यहाँ से निकलता, जख्मी होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब केविन को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसका हाथ हथकड़ी से बेड के साथ बंधा हुआ होता है। साथ ही उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर होता है जो उसकी निगरानी के लिए यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर कांस्टेबल भी आता है। वो केविन से कहता है कि सबसे पहले फिशरमैन से तुमने अपने परिवार को मरवाया ताकि तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएं और बाद में तुमने फिशरमैन को मारकर अपने गवाह को भी खत्म कर दिया। अब तुम फंस चुके हो। साथ ही यहाँ पर केविन को यह भी पता चलता है कि उसके परिवार को ढूंढने का जो सर्च ऑपरेशन था उसे भी कैंसिल कर दिया गया है और अब केविन को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। पुलिस ऑफिसर उसे अपने साथ ले जाना चाहता है लेकिन केविन उसकी गन छीन कर उसी पर तान देता है और कहता है कि मेरी हथकड़ी खोलो। पुलिस अफसर को उसकी हथकड़ी खोलनी पड़ती है जिसके बाद केविन यहाँ से भाग जाता है। कांस्टेबल उसका पीछा करता है लेकिन केविन उस जगह से निकलने में कामयाब हो जाता है। केविन के पास फिशरमैन की बोट का नंबर है। उस नंबर से वो जॉर्ज का पता लगाने की कोशिश करता है लेकिन रजिस्ट्रेशन से उसे कुछ पता नहीं चलता और अब केविन पूरी तरह से हताश हो जाता है। उस आइलैंड तक जहाँ पर उसका परिवार है वहाँ पहुँचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तभी वो देखता है कि एक आदमी फोन पर बात कर रहा है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अमेरिकन एम्बेसी में कॉल करता है और बताता है कि जब मैं बैंक से निकला था तो फिशरमैन ने जॉर्ज को कॉल किया था। उसकी कॉल डिटेल से हम जॉर्ज तक पहुँच सकते हैं। एम्बेसी वाले कहते हैं कि हम जल्द ही इस पर एक्शन लेंगे और अब केविन के पास अपने परिवार तक पहुँचने का एक आखिरी रास्ता बचता है। तभी वो देखता है कि कांस्टेबल अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ उसे ही वहाँ पर ढूंढ रहा है। इसलिए वो कांस्टेबल को कॉल करता है और उसे बताता है कि फिशरमैन की कॉल डिटेल से हमें जॉर्ज का नंबर मिल सकता है। कांस्टेबल कहता है कि जॉर्ज का नंबर हमें मिल चुका है, हमने उसे कॉल किया था लेकिन उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। ये सुनकर केविन पूरी तरह से हताश हो जाता है और अब वो पुलिस से बचने के लिए एक बस में बैठ जाता है जो शहर से बाहर जा रही है। केविन की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि आज उसने अपने परिवार को खो दिया। तभी वो बस की आखिरी सीट में देखता है जहाँ पर जॉर्ज बैठा हुआ होता है। वो जॉर्ज को आवाज देता है। जॉर्ज उसे देखकर डर जाता है। वो बस से कूदकर भागने लगता है। केविन भी उसका पीछा करता है लेकिन केविन के जख्मों से खून निकल रहा होता है। वो बहुत ज्यादा थक जाता है इसलिए वो रुक जाता है। जॉर्ज भी थक कर रुक जाता है जिसके बाद केविन उससे बड़े प्यार से पूछता है कि मुझे उस आइलैंड के बारे में बता दो जहाँ पर मेरा परिवार है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। जॉर्ज को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और अब वो केविन की तरफ आना शुरू कर देता है लेकिन तभी वो एक गाड़ी से टकरा जाता है। केविन भागकर उसके पास जाता है और जॉर्ज को मैप दिखाकर पूछता है कि मेरा परिवार कौन से आइलैंड पर है। जॉर्ज एक आइलैंड पर उंगली लगा देता है जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका परिवार इस वक्त कहाँ पर है। इसके बाद वो उसी गाड़ी में जॉर्ज को बिठाकर हॉस्पिटल के लिए रवाना कर देता है और खुद पोर्ट पर पहुंच जाता है जहाँ से वो बोट लेकर उस आइलैंड पर जा सकता है। लेकिन अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बोट हायर कर सके। उसके पास पुलिस से छीनी हुई गन होती है। उस गन को दिखाकर वो कुछ टूरिस्ट की बोट को छीन लेता है। सबसे पहले वो बोट में फ्यूल भरता है और अब वो टूरिस्ट पुलिस को कॉल कर देते हैं लेकिन यहाँ से केविन अब उस बोट को लेकर निकल चुका है। पुलिस भी उसका पीछा करती है। हालांकि केविन के पास गन होती है लेकिन वो पुलिस पर गोली नहीं चलाता बल्कि वो अपनी गन को समंदर में फेंक देता है। तभी केविन देखता है कि वो जिस बोट पर है उस पर डबल इंजन है। वो दूसरे इंजन को भी स्टार्ट करता है जिसके बाद उसकी बोट की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो पुलिस की रेंज से बहुत दूर पहुंच जाता है। जल्दी वो उस आइलैंड पर आ जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी और बेटा है जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो अपनी पत्नी को पानी पिलाता है, उसे होश में लाने की कोशिश करता है। उसकी पत्नी होश में आ जाती है। इसके बाद वो अपने बेटे को देखता है जिसकी सांस नहीं चल रही होती, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पर खुद वो एक डॉक्टर है इसलिए वो अपने बेटे को CPR देता है और जल्दी उसके बेटे की सांस वापस आ जाती है। केविन जानता है कि जल्द से जल्द उसे अपने परिवार को यहाँ से ले जाना होगा। सबसे पहले वो अपने बेटे को बोट पर रखता है जिसके बाद वो अपनी पत्नी से उठाकर आगे बढ़ना पड़ता है लेकिन वो खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी होता है। वो थका होता है इसलिए वहीं पर गिर जाता है। केविन भी अब बेहोश हो चुका था। पर तभी आसमान में हम एक लाल रंग के हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो उस बोट का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे जिस बोट को केविन ने गन पॉइंट पर छीना था। तभी केविन की आंखें खुलती हैं। वो हेलीकॉप्टर को
देख लेता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि केविन और उसकी पत्नी और बेटे को यहाँ से बचाकर निकाल लिया जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।